सकता है। मैंने बताया था आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। हाँ 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 हाँ, कुछ 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 सही जा रहे हैं। आज की क्लास में हम लोग वेपर प्रेशर पढ़ेंगे, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ेंगे, एजोट्रॉपिक मिक्सचर पढ़ेंगे, मिनिमम मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप और मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप पढ़ेंगे और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ठीक है, और इन पे न्यूमेरिकल करेंगे। आज की क्लास से क्वेश्चन बनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, चीजें क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वेपर प्रेशर से। मैं लिखवाऊंगी भी आज की क्लास में, तो पूरा थ्योरी वगैरह जो भी रहेगा उससे रिलेटेड वो को नोट डाउन करवा दूंगी। ध्यान से सुनेंगे। वेपर प्रेशर, देखो अगर कोई क्लोज्ड कंटेनर है, ठीक है, इसमें मैंने क्या किया है, कोई लिक्विड फिल करके रख रखा है। क्या किया है? लिक्विड फिल करके रखा है। यहाँ हाफ हाफ में ही लिक्विड फिल करके रखा है। उसके बाद आपको पता है कि यहाँ पे सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे, हाँ, क्या होती है, ज्यादा एनर्जी होती है, वो क्या करेंगे, इवेपोरेट होंगे, इवेपोरेशन होगा इनका। कहाँ पे आ जाएंगे वो? यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, इवेपोरेशन होगा ना, आपने पढ़ा है ना, इवेपोरेशन जो फिनोमेना होता है वहां पे सेम यही, वो भी सेम यही पे लग रहा है, बस वहां पे यह डिफरेंस होता है कि वहां पे हम ओपन कंटेनर रहता है, वहां पे वेपर बन के उड़ जाती है। यहाँ पे वेपर प्रेशर की बात करें, हमें क्लोज कंटेनर लेना पड़ेगा। तो इवेपोरेशन फिनोमेना आपको पता होना चाहिए कि हाँ, यहाँ पे सरफेस वाले मॉलिक्यूल होंगे, वो क्या होंगे, वेपराइज होंगे, वेपर वाली फॉर्म में आएंगे, यहाँ पे स्पेस में आ गए। उसके बाद में ये जो वेपर्स के एटम होंगे, वापस इस कंटेनर की सरफेस से टकराकर उनका क्या हो जाएगा, वापस कंडेंसेशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे दो प्रोसेस क्या बोलेंगे, साइमल्टेनियस चलेंगे। क्या क्या होंगे? एक तो इनका इवेपोरेशन होगा और दूसरा कंडेंसेशन होगा। ठीक है, इवेपोरेट होंगी और यहाँ से फिर इस कंटेनर के वॉल से टकरा के वापस से क्या हो जाएंगी, ये कंडेंस हो जाएंगी। ये प्रोसेस चलता रहेगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब इन दोनों में क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम हो जाएगा। उस टाइम पे जब इन दोनों में, किन में, जो रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन, या फिर रेट ऑफ वेपराइजेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन, अगर उस टाइम पे जब इनमें इक्विलिब्रियम सेट हो जाता है, उस टाइम पे जो वेपर्स हैं वो इस लिक्विड की सरफेस पे जो प्रेशर अप्लाई करती हैं, वापस सुनो, जब इक्विलिब्रियम सेट हो जाता है उस टाइम पे जो वेपर जो है वो इस लिक्विड की सरफेस पे जो प्रेशर अप्लाई करती हैं उसको बोलते हैं वेपर प्रेशर। ठीक है, हर टाइम पे आप वेपर प्रेशर नहीं बोलोगे, तब बोलोगे जब क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम सेट हो जाएगा, है ना, किस पे, लिक्विड की सरफेस पे। दूसरी बात, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बोलूंगी सिर्फ और सिर्फ कोई मैंने ही यहाँ पे सॉल्वेंट फिल कर रखा है, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट ही है, एक ही चीज है यहाँ पे, सॉल्यूशन नहीं है, सिर्फ सॉल्वेंट ही है, कोई ए टाइप का, तो वेपर्स भी किसकी होंगी, ए की ही होंगी। ठीक है, तो उस टाइम पे जो मैं वेपर प्रेशर लिखूंगी उसका, वो कैसे लिखूंगी, पी ए नॉट। कैसे लिखूंगी, पी ए नॉट, है ना। तो ये पी ए नॉट यहाँ पे क्यों बताया, क्योंकि अभी हम राउट्स लॉ पढ़ने वाले हैं, तो वहां पे काम आएगा ये पी ए नॉट। ठीक है, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि पी ए नॉट क्या है। पी ए नॉट मतलब जब कंटेनर में सिर्फ और सिर्फ ए टाइप का ही सॉल्वेंट फिल्ड हो, तो उसके थ्रू जो वेपर्स बनी है वो जो प्रेशर अप्लाई कर रही है उस लिक्विड की सरफेस पे, उसको हम बोलेंगे पी ए नॉट। ठीक है, तो वो राउट्स लॉ में काम आएगा। आप लोग हेडिंग डालो वेपर प्रेशर, इसमें लिखेंगे। ये कंटेनर बना लो ताकि थोड़ा बहुत आइडिया रह जाएगा। the the pressure the pressure applied by, इसमें डैश करके लिखना है, स्टार्ट करेंगे वेपर प्रेशर में। the pressure applied by the pressure applied by vapors of liquid, the pressure applied by vapors of liquid on the
on the surface of on the surface of liquid on the surface of liquid at equilibrium is known as is known as is known as vapor pressure is known as vapor pressure. नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर. नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर. फर्स्ट लिखो इसमें टेम्परेचर. फर्स्ट टेम्परेचर आपको पता है, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की इंक्रीज होगी, ज्यादा से ज्यादा वेपर बनेगी, ज्यादा वेपर बनेगी तो उतना ज्यादा कंडेंसेशन होगा, उतना ज्यादा वेपर क्या करेंगी, प्रेशर अप्लाई करेंगी, जितनी ज्यादा वेपर्स होंगी उतना ज्यादा क्या होगा, प्रेशर अप्लाई करेंगी. इसमें लिखो टेम्परेचर में डैश करके ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर अभी अभी स्टार्ट किया है. On increasing temperature, kinetic energy is increased. Kinetic energy is increased due to which force of attraction is decreased. Due to which force of attraction is decreased, and hence vapor pressure of liquid increase. And hence vapor pressure of liquid increase. Second लिखो nature of liquid. Second लिखो nature of liquid. And hence vapor pressure of liquid is increase. उसके बाद second point लिखो nature of liquid. ठीक है. नेचर ऑफ लिक्विड में डैश करके लिखो इफ द लिक्विड हैज मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, if the liquid has more force of attraction then less vapor, then more force of attraction then less vapor will form and vice versa. इसी में ही वाले पॉइंट में ही एक सब पॉइंट बनाओ, उसमें लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ लिक्विड या फिर सब्सटेंस. क्लासिफिकेशन ऑफ लिक्विड या फिर सब्सटेंस. फर्स्ट वॉलेटाइल और सेकंड लिख लो नॉन वॉलेटाइल. वॉलेटाइल में लिखो substances having definite value of vapor pressure. Substances having definite value of vapor pressure are volatile in nature. volatile लिख लिया, volatile में लिखो डैश करके substances having definite value of vapor pressure are volatile in nature. For example, water, ethanol, benzene, etc. ये सब वॉलेटाइल होंगे, है ना. ये मैंने एग्जाम्पल लिखवाए, इनसे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि वॉलेटाइल कौन सा होगा, नॉन वॉलेटाइल कौन सा होगा, क्योंकि जब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे तब काम आएगा ये. और मैं बार बार अभी वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल यूज करूंगी, तब मैं बार बार नहीं बताऊंगी क्या वॉलेटाइल होता है क्या नॉन वॉलेटाइल होता है ना. सेकेंड लिखो नॉन वॉलेटाइल में डैश करके सब्सटेंस having tendency of vaporization. Substances having no tendency of vaporization. For example, urea, glucose, sugar, etc. तो अब जब भी मैं नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट बोलूंगी तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि यूरिया, है ना, सुक्रोज, इनकी बात की जा रही है. अब आते हैं नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है. हेनरी लॉ पूछ लिया जाता है या फिर राउट्स लॉ पूछ लिया जाता है.
एक तरह से बोल सकते हैं हेनरी लो का ही आप थोड़ा सा और चेंजेस करके राउट्स लो बन गया है। राउट्स ने कुछ ज्यादा कुछ खास अलग बात नहीं बोली है, राउट्स ने भी सेम वही बात बोली है कि भाई पार्शियल प्रेशर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन के। राउट्स ने कोई ऐसी नई बात नहीं बोली। पहले तो हेनरी ने अपना लो दे दिया, राउट ने भाई कि यार एकदम चीटिंग करके कि हाँ भाई यार अच्छा ये भी ऐसा भी हो सकता है, तो उसने कोई कोई खास नई बात नहीं बोली। इसने भी सेम यही बात बोली है कि बस यहाँ पे क्या बात हो गई है कि यहाँ पे पार्शियल प्रेशर होगा, कोई क्लोज्ड कंटेनर होगा, यहाँ पे हम वेपर प्रेशर की बात करेंगे। वहां पे हम किसकी बात कर रहे थे हेनरी में? गैस की सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे थे लिक्विड के अंदर, ठीक है। यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे कि वो जो लिक्विड फिल्ड है उसी की ही वेपर क्या करेंगी, प्रेशर लगाएंगी, वही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सॉल्युबिलिटी के, उसी जो वेपर्स बनी है उसी की ही सॉल्युबिलिटी के, उसी की मॉलिक्यूल्स के सॉल्युबिलिटी के, किसके अंदर? जो सॉल्वेंट या जो सॉल्यूशन है। मतलब राउट्स ने ये बात बोली कि अगर सपोज कोई सॉल्यूशन है ना, सपोज सॉल्यूशन की बात कर रही हूं अब मैं यहाँ पे, कि अगर कोई सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स हैं, ए कंपोनेंट है और बी कंपोनेंट है, तो उस केस में जो अगर ए की जो सॉल्युबिलिटी होगी सॉल्यूशन के अंदर, जो ए की सॉल्युबिलिटी, मतलब सॉल्युबिलिटी को किससे बताया मैंने? मोल फ्रैक्शन से, है ना। तो मतलब ए के जो मोल फ्रैक्शन होंगे सॉल्यूशन के अंदर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे किसके? जो पार्शियल वेपर प्रेशर, जो पार्शियल वेपर प्रेशर अप्लाइड बाय ए, अप्लाइड बाय ए ऑन द सरफेस ऑफ सॉल्यूशन। समझ रहे हो? हेनरी ने भी यही बात बोली थी, पर हेनरी अलग से गैस लेके आया था, अलग से उसने वाटर लिया, क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट लिया था, वहां पे हम सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे क्या बात कर रहा है वो? सॉल्यूशन। राउट्स ने क्या बोला कि भाई सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट्स है, ए कंपोनेंट और बी कंपोनेंट, तो ए जो है उसकी जो वेपर्स बनी है, अगर मैं ए की जो सॉल्युबिलिटी है, मतलब ए के जो मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूशन के अंदर, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं? जो वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर अप्लाइड बाय द ए ऑन द सरफेस ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो सेम यही बात बोली है यहाँ पे, पी ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ पे वहां पे हमने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जब हमने हटाया था, जब हमने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जब हमने हटाया, वहां पे क्या आया था? के एच आया था। क्या आया था वहां पे? के एच। यहाँ पे क्या आया है? पी ए नॉट। समझ रहे हो? अब पी और पी ए नॉट में क्या डिफरेंस है, ये सब स्टूडेंट्स को पता है या नहीं पता है? पीए कब है? जब सॉल्यूशन की मैं बात कर रही हूं। पीए कब है? जब सॉल्यूशन, मतलब पीए के अलावा और भी कंपोनेंट्स होंगे, उस केस में क्या लिखूंगी मैं? पीए, मतलब भाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। और पीए नॉट जब सिर्फ और सिर्फ पीए ही प्रेजेंट होगा उस कंटेनर के अंदर। पीए और पीए नॉट में सबको डिफरेंस क्लियर होना चाहिए, पीए और पीए नॉट में सबको डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। पीए तो कब है? जब सॉल्यूशन है, ठीक है। आधी बात समझ में? अब सॉल्यूशन होगा तो अब एक के अकेले के मॉलिक्यूल तो नहीं होंगे, दूसरे के मॉलिक्यूल भी होंगे, वो किसी ना किसी तरह से उसके वेपर प्रेशर को अफेक्ट करेगा ही, सही, ठीक है। तो वो अभी वो हम कैसे कैसे अफेक्ट करेगा वो अभी सब एक्सप्लेन करूंगी, मैं केसेस बना के एक्सप्लेन करूंगी। पर अभी पी और पी ए नॉट में डिफरेंस क्लियर हो गया ना। पी ए नॉट मतलब जब उस कंटेनर के अंदर सिर्फ और सिर्फ पी ए ही है फिल्ड, और पी ए कब है? जब ए भी है, बी भी पूरा सॉल्यूशन है, उस टाइम पे जो ए की प्रेशर, ए की वेपर्स बनी है, वो जो प्रेशर अप्लाई कर रही है, ठीक है, वो है। उसी तरह से क्या है यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ? पीबी इज इक्वल्स टू पीबी नॉट और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ठीक है। और जो टोटल प्रेशर होगा वो कितना होगा? पीए प्लस पीबी। तो यहाँ पे क्या लिख लोगे? पीए नॉट प्लस, सॉरी, पीए नॉट एक्स ए प्लस पीबी नॉट एक्स बी, ठीक है। नोट डाउन कर लो जल्दी से, उसके बाद फिर केसेस लेते हैं हम। केसेस की आप सॉल्यूट जो है वो आपका वोलेटाइल है या नॉन वोलेटाइल है, उसके बेसिस पे वो कैसे होंगे, क्या होगा केसेस, अभी हम देखो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट केस देखेंगे हम, बस अब ध्यान से सुनो, फर्स्ट केस ध्यान से सुनो। अगर आपका, हाँ 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 नहीं होती, हाँ, तो इसीलिए तो रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर तभी आएगा, वो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, वो अभी निकल के आएगा यहाँ से, ठीक है, दूसरे केस से आएगा। अभी पहले केस बाय केस समझो ध्यान से।
मैंने आपको क्या बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। अभी फिर इसका डायग्राम भी बनाऊंगी, ग्राफ भी बनाऊंगी, तब फिर वो ग्राफ समझ में नहीं आएगा। सॉल्यूट है, ठीक है। सॉल्यूट आपका इस केस में मैं ले रही हूं कि वो कैसा है, वॉलेटाइल है। सॉल्यूट कैसा है आपका, वॉलेटाइल है फर्स्ट वाले केस में। फर्स्ट वाले केस में ये कंटेनर लिया, एकदम पूरा पिक्चराइज करवा के बता देती हूँ। ये यहाँ पे किसके मॉलिक्यूल्स होंगे, सिर्फ और सिर्फ ए के मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। यहाँ पे किसके मॉलिक्यूल्स होंगे, सिर्फ बी के होंगे, और यहाँ पे दोनों के ही होंगे, ए प्लस बी दोनों के ही होंगे, है ना। ये सॉल्यूशन है, ये क्या है, सॉल्यूशन है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर सॉल्यूट भी वॉलेटाइल है, सॉल्वेंट भी वॉलेटाइल है, तो यहाँ पे दोनों की ही क्या होंगी, वेपर्स होंगी। यहाँ पे भी क्या होंगी, दोनों की ही वेपर्स होंगी, और यहाँ पे भी दोनों की ही वेपर्स होंगी। मानते हैं बात, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ सॉल्यूशन में ए तो जा ही नहीं रहा है, दोनों की ही होंगी, ए की भी वेपर्स होंगी और बी की भी वेपर्स होंगी, ठीक है। तो उस केस में यहाँ पे अगर मैंने इसका जो पार्शियल प्रेशर है वो यहाँ पे क्या लिया, पी ए नॉट हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, पीबी नॉट, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, अगर मैं यहाँ पे टोटल प्रेशर की बात कर रही हूँ तो टोटल प्रेशर तो पी ए प्लस पीबी होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी ए नॉट एक्स ए प्लस पीबी नॉट एक्स बी पीटी। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इसको एक्स ए को, आपको कल ही बताया था एक्स ए प्लस एक्स बी कितना होता है, 1, समझ रहे हो। तो आप इनमें से किसी को भी चेंज करके लिख दो, जैसे आपने एक्स ए को लिख दिया, क्या लिख दिया, 1 माइनस एक्स बी प्लस पी बी नॉट एक्स बी। इसको ये क्या हो जाएगा, पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट एक्स बी प्लस पी बी नॉट एक्स बी। ये क्या आ जाएगा आपका टोटल प्रेशर। समझ रहे हो, आगे बात समझ में। एक और यहाँ पे एक और ये तो चीज है, और ये मैंने केस लिया है, इसी केस में एक और ये मैंने बात मानी है कि पी ए नॉट क्या है, वो पीबी नॉट से ज्यादा है। अब ये क्या है वो मैं अभी बता दूंगी, इसका कहाँ यूज आएगा वो मैं बता दूंगी, पर ये समझ में आ गया ना। अगर ये ज्यादा भी होगा कम भी होगा तो भाई वेपर तो दोनों की बनने वाली है। भाई ज्यादा होगा, भाई इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, इसका वेपर प्रेशर कम होगा, इसका मतलब ये थोड़ी किसी की वेपर बनेगी, दोनों की वेपर बनेगी। मानते हैं बात, यहां तक ही जल्दी से नोट डाउन करो। अब मैं ग्राफ बनाऊंगी, ध्यान से देख लो, ग्राफ देख लो, क्योंकि आपको पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन में ग्राफ बनाने को बोल सकता है वो। तो कैसे बनाना है, क्या बनाना है, ध्यान से सुनो। पहले ही बेसिक ग्राफ आना चाहिए, बेसिक ग्राफ कैसे बनाया मैंने। ये वर्टिकल वाली में मैं भूकंप, हाँ वर्टिकल वाली में मैं वेपर प्रेशर लूंगी। चक्कर वक्कर आगे से बैठा है, अभी तो स्टार्ट ही हुई है वेपर प्रेशर, अच्छा नहीं, ठीक है। वर्टिकल वाली में मैं वेपर प्रेशर लूंगी और यहाँ पे मैं मोल फ्रैक्शन लूंगी। अभी एक मिनट, अभी ड्रॉ मत करो, अभी ध्यान से सुनो। पहले आपको मैंने कल बताया था, अब हमें रिलेशन पता है, पी ए इज इक्वल्स टू पी ए नॉट एक्स ए, पी बी इज इक्वल्स टू पी बी नॉट एक्स बी। पी ए नॉट एक्स ए और पी बी इज इक्वल्स टू पी बी नॉट एक्स बी, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताओ, स्ट्रेट लाइन ही आई थी, यहाँ पे आप दो एक्सिस एक साथ ले रहे हो, मतलब आप ए और बी दोनों का ग्राफ एक साथ में प्लॉट करने वाले हो, ठीक है। एक साथ में दोनों का ग्राफ प्लॉट करने वाले हो आप। अब आप मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पे अगर यहाँ पे इस वाले केस में यहाँ पे पी ए नॉट है, ठीक है। ऑब्वियसली बात है भाई, इसकी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ तक ही जाएगी। यहाँ पे मोल फ्रैक्शन मैक्सिमम 1 ही हो सकता है, या 1 से भी ज्यादा हो सकता है, 1 ही हो सकता है। अगर मोल फ्रैक्शन 1 होगा तो पीए की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, पीए नॉट। तो मुझे बताओ यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ए का कितना होगा, 1। और मैं आपको टोटल प्रेशर पता ही है कि टोटल प्रेशर क्या होगा, पीए प्लस पीबी, और मैं ये प्रेशर वाला ग्राफ बना रही हूँ, ठीक है। तो अगर मोल फ्रैक्शन इसका 1 हुआ और पीए की वैल्यू पीए नॉट है, तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन बी का कितना लेना पड़ेगा मुझे, 0। क्यों 0 लिया,
क्योंकि ये दोनों रख दो इसमें, समझ रहे हो, ये दोनों इसमें रख दो, जैसे ये वाली ये रही इक्वेशन। अब आपको एक्स ए पता है 1, तो और आपको क्या पता है कि टोटल प्रेशर कितना होना चाहिए, पीए नॉट। पीए नॉट के लिए यहाँ पे एक्स बी को 0 मानना पड़ेगा मुझे। हाँ एग्जैक्टली। तो अगर आपको पता है हाँ एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल्स टू 1 होता है, अगर ये 1 है तो यहाँ पे ये 0 होगा। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम पी ए नॉट हो जाएगा। पी ए नॉट कैसे आया वो भी मैंने बता दिया। अब आपको पता है प्रेशर ए नॉट का ज्यादा है, तो अगर मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ करूंगी तो वो यहाँ नीचे ही आएगी कहीं, पी ए नॉट के नीचे ही आएगी कहीं लाइन। ये क्या हो जाएगा, पी बी नॉट, स्ट्रेट लाइन ही आएगी। अब वाला ग्राफ किसके लिए हो गया, पी बी इज इक्वल्स टू पी बी नॉट जीटा बी। अब यहाँ पे बताओ पी बी नॉट है, उसके लिए मुझे एक्स ए की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, 0, और यहाँ पे एक्स बी की वैल्यू 1। मानते हैं बात। यहाँ पे देखो इस वाली लाइन में अगर एक्स बी की वैल्यू 1 हो जाएगी तो पी बी कितना हो जाएगा, पी बी नॉट। समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ गया, किसी को डाउट है, नहीं। ये वाली जो लाइन है ये किसके लिए बता रहा है कि भाई पी बी इक्वल्स टू पी बी नॉट एक्स बी, और ये वाली लाइन किसके लिए बता रहा है, पी ए इज इक्वल्स टू पी ए नॉट एक्स ए, ये उसके लिए लाइन है। ठीक है, और टोटल प्रेशर के लिए लाइन कौन सी होगी, इन दोनों को ऐड करके, एक मिनट थोड़ा सा, ठीक है, ये किसके लिए होगी, टोटल प्रेशर के लिए, पी ए प्लस पी बी की लाइन होगी। बना लोगे ये ग्राफ, समझ में आ गया। नहीं यहाँ पे मैंने केस लिया है ना, ये केस लिया था ना मैंने ये, ठीक है, कि इन दोनों का अलग अलग होगा, प्रेशर तो अलग होगा ना, अलग अलग कंपाउंड्स होंगे तो वेपर प्रेशर अलग अलग होगा दोनों का। तो मैंने एक केस ले लिया था कि ये ज्यादा है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे पीए ऊपर आ गया, पीबी यहाँ नीचे आ गया। ड्रॉ कर लो जल्दी से ग्राफ। ये मैंने केस लिया है, ये मैंने केस लिया है कि जो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पे सपोज मैंने सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही वोलेटाइल हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही वोलेटाइल हैं और दोनों अलग अलग हैं, तो दोनों का वेपर प्रेशर अलग अलग होगा ना, तो ये मैंने केस लिया था, ये चीज यहाँ पे मैंने अज्यूम की थी। ये क्या की थी, मैंने अज्यूम की थी कि लेट अस अज्यूम पी ए नॉट क्या है, ज्यादा है पी बी नॉट से। अज्यूम करनी पड़ेगी ये चीज तो मुझे, तभी तो जाके मैं यहाँ पे बता पाऊंगी कि भाई पी ए नॉट और पी कौन ज्यादा है। ठीक है, हाँ आई बात समझ में। ये देखो ये पी ए इक्वल टू पी ए नॉट एक्स है, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, y इज इक्वल टू एम एक्स का। सेम यहाँ पे आपने क्या किया, दो एक्सिस को यहाँ पे मर्ज कर दिया, आपको टोटल प्रेशर बताना है यहाँ पे, है ना, तो दो एक्सिस को, और ये वाला क्या है, पीबी इज इक्वल टू पीबी नॉट एक्स बी का ग्राफ है, और यहाँ पे ये टोटल प्रेशर का ग्राफ है, मतलब लाइन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। यहाँ पे ओरिजिन जो है, यहाँ पे इसके लिए ये वाली लाइन का ये यहाँ पे ओरिजिन है, यहाँ पे इसके लिए इस लाइन के लिए ये वाला यहाँ पे ओरिजिन है। यहाँ पे मैंने दो को मर्ज करके बनाया है, ठीक है, ठीक है। देखो टोटल प्रेशर क्या होगा, इन दोनों का सम होगा, ये वाली लाइन क्या बता दी है, टोटल प्रेशर को बता दिया, ये वाली लाइन क्या बता दी है, टोटल प्रेशर को बता दिया। ठीक है, क्लियर हो गया, ठीक है। ये आपको ग्राफ आगे ड्रॉ करना है, इसीलिए मैंने अभी यहाँ पे केसेस लेके मैं बता दे रही हूँ, ये वाली ये ग्राफ आपको आगे ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें इससे रिलेटेड और कुछ तो नहीं लिखना है हमें, क्वेश्चन तो मैं एक साथ ही करवा दूंगी। चलो केस सेकंड ले लेते हैं हम, केस सेकंड लेते हैं। हाँ, केस सेकंड में सॉल्यूट कैसा है, नॉन वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल समझ गए ना, मतलब सॉलिड, मतलब जनरली जो नॉन वॉलेटाइल होता है ना वो सॉलिड सॉल्यूट होगा ना अगर, तो वो नॉन वॉलेटाइल कंसिडर किया जाएगा। कौन सा, सॉलिड सॉल्यूट, नॉन वॉलेटाइल कंसिडर किया जाएगा। नॉन वॉलेटाइल होगा, ठीक है। सॉल्यूट कैसा होगा, नॉन वॉलेटाइल होगा। अब सपोज यहाँ पे आपने क्या किया, ए लिया है और यहाँ पे बी लिया है, एक बार मैं देख, कंफ्यूजन ना हो। ए जो है वो सॉल्वेंट मान लेते हैं, ठीक है, ए को आप सॉल्वेंट मान लो और ये क्या है, सॉल्यूट है। अब यहाँ पे वेपर्स किसकी होंगी, सिर्फ और सिर्फ ए की वेपर्स होंगी,
वेपर्स किसकी होंगी? ए की होंगी। दूसरा स्टार्ट कर दिया है मैंने, ध्यान से सुन लो। अब एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकल के आ जाएगी, इसलिए वेपर्स किसकी होंगी? सिर्फ ए की होंगी, सॉल्यूट की कोई वेपर्स नहीं होंगी। तो यहाँ पे वेपर्स किसकी होंगी? सिर्फ और सिर्फ ए की होंगी। तो यहाँ पे जो टोटल प्रेशर में देख रही थी वो क्या हो जाएगा? पी ए के बराबर होगा। पी ए को क्या लिख सकती हूँ मैं? पी नॉट ए एक्स ए। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पी टी इज इक्वल्स टू पी ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए 1 माइनस एक्स भी लिख सकती हूँ मैं, इसको लिख दूं, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। उसके बाद पी ए इज इक्वल्स टू पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट एक्स भी लिख सकती हूँ मैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है किसी को? ठीक है। उसके बाद पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी लिख दूं मैं, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? इसको क्या बोलेंगे? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। जब आप, अभी ये थोड़ा सा कॉमन सेंस दिमाग लगा के बताओ, ये बात बताओ मुझे, ये तो हमने एक्सपेक्ट किया था। मतलब क्या एक्सपेक्ट किया था? कि भाई यहाँ पे आप मुझे एक बात बताओ, सिर्फ और सिर्फ ये कंटेनर में मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन फिल करके रख रखा है, यहाँ पे सॉल्वेंट जो था हमारा वोलेटाइल है, ठीक है। आप मुझे बताओ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दोगे आप, तो ये क्या करेंगे कि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के भी होंगे मॉलिक्यूल सरफेस के अंदर। मतलब आप मुझे एक बात बताओ, अभी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसके मॉलिक्यूल्स हैं सरफेस पे? ए के, ठीक है। जब आप दोनों को मिक्स कर दोगे तो कुछ ए के होंगे, कुछ बी के होंगे, कुछ ए के होंगे, कुछ बी के होंगे। तो वेपर प्रेशर जो होगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बी तो उड़ ही नहीं रहे हैं, समझ रहे हो? बी तो उड़ ही नहीं रहे हैं। आपने यहाँ पे ए तो वॉलेटाइल था, आपने उसके अंदर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, तो अब सरफेस पे ए के तो नहीं है, ए के साथ में बी के भी हैं। अब बी वाले तो उड़ेंगे ही नहीं, ए वाले उड़ेंगे, ठीक है। तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो क्या इस टर्म को हमको क्या, इसको हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या बोलोगे आप इसको? रिलेटिव इन वेपर प्रेशर। वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अब ये ध्यान में रखना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। टोटल प्रेशर की लाइन, ये टोटल प्रेशर, अच्छा मुझे बात बताओ, टोटल प्रेशर क्या होता है? पी ए प्लस पी बी, ठीक है। अभी नॉन वोलेटाइल है तो इनका तो कोई वेपर प्रेशर होगा नहीं, तो पी बी क्या हो जाएगा? 0। तो मैंने क्या लिखा है? पी टी इज इक्वल्स टू पी ए, और पी ए को पी ए नॉट एक्स ए, ये कहां से आया है? राउट्स लॉ से आया है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे, मैंने क्या किया? एक्स ए को एक्स बी से कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है, एक्स बी में कन्वर्ट कर दिया है। दूसरा, यहाँ पे ये बात ध्यान में रखना कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो है वो किसके इक्वल है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, दिमाग में बिठा लो इस चीज को, किसके इक्वल है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। बी वाले मॉलिक्यूल्स वेपर नहीं बनेंगे मतलब? हाँ। हाँ, बी वाले मॉलिक्यूल्स, इसीलिए तो मैंने टोटल प्रेशर जो है वो सिर्फ पीए का ही होगा, पर यहाँ एक्स ए भी तो है। राउट्स लॉ में क्या आता है? पीए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स से आता है ना। मैंने आपको क्या बताया था? सिर्फ और सिर्फ अगर कंटेनर में अगर सिर्फ ए ही है, अभी यहाँ पे तो दो चीजें हैं ना, तो पी ए बोलेंगे हम उसको, समझ रहे हो? कंटेनर में अगर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मैं पी ए नॉट बोलूंगी, इसको पी ए नॉट के बराबर होगा, लेकिन जब सॉल्यूशन की बात करूंगी तो पी ए नॉट एक्स ए के बराबर होगा, राउट्स लॉ ने बोला है, समझ गए? कहाँ कहाँ? पी ए नॉट पी ए नॉट पी ए नॉट के कहाँ बराबर है ये बताओ? हाँ,
बी के मॉलिक्यूल्स नॉन वॉलेटाइल हैं, पर मैंने आपको उस टाइम पे भी बोला था कि पीए और पीए नॉट में बहुत अंतर है। पीए सॉल्यूशन की बात होती है, पीए किसकी, सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में ए भी होगा और बी भी होगा। तो ए के मॉलिक्यूल्स कहाँ हैं अभी, समझ लो, ए के जो यहाँ पे प्रेशर, वो उस डायरेक्टली राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग, और यहाँ पीए नॉट मतलब सिर्फ और सिर्फ इसकी बात कर रही हूं मैं। पीए पीए नॉट के बराबर नहीं होगा। पीए सॉल्यूशन लिखा जाता है, सॉल्यूशन में ए की जो वेपर प्रेशर है। आप मुझे एक बात बताओ, कौन ज्यादा होगा? देखो हम लोग है ना आइडियल सॉल्यूशंस जो लेते हैं ना, आइडियल सॉल्यूशन राउट्स लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक है, अभी आगे पढ़ेंगे हम। आइडियल सॉल्यूशन राउट्स लॉ को फॉलो करते हैं, उनमें यही होगा। ठीक है, ग्रेटर और लेस देन वाले जो होंगे वो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होंगे, उनको मैं अभी एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, अभी मुझे एक बात बताओ, यहां तक क्लियर हो गया ना? उसके बाद अभी कौन सा पीए, क्या पीए नॉट से इससे ज्यादा हो सकता है क्या, क्या ये कम हो सकता है क्या, वो कब होगा, कैसे होगा, वो मैं बताऊंगी अभी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया ना कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैंने राउट स्लो ही लगाया है, क्योंकि भाई टोटल प्रेशर पीए प्लस पीबी के बराबर है, पीबी तो है ही नहीं, और पीए किसके बराबर हो गया, पीटी, टोटल प्रेशर पीए के बराबर हो गया। पीए आपको राउट स्लो के अकॉर्डिंग पता है पीए नॉट एक्सए के बराबर है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे टोटल प्रेशर मतलब सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर की बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर से क्या बताना है, स्टार्टिंग से क्या बताना है ये बताओ। सॉल्यूट है यहाँ पे, ये सॉल्वेंट है, उसके बाद में आपको पता है, आपका डाउट बताओ ना। हाँ, राउट्स लॉ ने क्या बोला था, राउट्स ने क्या बोला था, राउट्स लॉ ने क्या बोला था? हाँ, मैं तो राउट्स की, आपका कहना सही है, पर आप नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात कर रहे हो। राउट्स ने तो ये बात बोली थी कि भाई सॉल्यूशन की बात करेंगे हम, सॉल्यूशन में जो है वो पीए नॉट एक्सए के बराबर होगा, पीए। समझ रहे हो, आप ही ज्यादा कम करके मत देखो, राउट्स ने ये बात बोली थी। आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे क्या है, ये पीए है, और यहाँ पे क्या है, पीए नॉट एक्सए है ना। ये अगर एक्सए की वैल्यू 1 होगी तब तो ये दोनों पीए और पीए नॉट बराबर होंगे, और एक्सए की वैल्यू आपको पता है 1 से क्या होती है, कम होती है। ठीक है, 1 से क्या होती है, कम होती है। अगर 1 के अलावा और कुछ है तो फिर ये क्या होगा, कम होगा उससे। समझ रहे हो? तो वहां वहां मत देखो कि अभी आपने यहाँ पे सॉल्यूशन का वो कर दिया है, तो सॉल्यूशन में पीए और पीए नॉट की यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है इस चीज से कि हाँ, ओवरऑल जो प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया है। टोटल जो यहाँ पे रिलेटिव लोवरिंग हो चुकी है, वेपर प्रेशर क्या हो चुका है, कम हो चुका है। समझ रहे हो? ओवरऑल वेपर प्रेशर क्या हो गया है, कम हो गया है। टोटल जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो गया, आप समझ में आ गया, कम हो गया, क्योंकि रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर लिखा है हमने यहाँ पे। वेपर प्रेशर कम हो गया मतलब पहले जो था उससे कम हो गया, इंडिविजुअली जब हम लेते हैं। हाँ, हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ, सही है सही है, वेपर प्रेशर कम हो गया है ना, कम हो गया। आपको वो कंपैरिजन आप पी और पीए नॉट का जो बता देते हैं, मैं बता रही हूँ सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो गया है, पहले ज्यादा था, अब कम हो गया है। मतलब सॉल्यूशन का नहीं, पहले सॉल्वेंट का ज्यादा था, अब सॉल्यूट डालने के बाद कम हो गया है सॉल्यूशन का। हाँ, हम्म 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 तो अरे तो यहाँ पे यूनिट तो कुछ होगी नहीं ना इसकी, यूनिट बताओ, यूनिट क्या होगी, कुछ नहीं होगी। यहाँ पे प्रेशर डिवाइड बाय प्रेशर है, मोल फ्रैक्शन की तो कोई यूनिट होती नहीं है, मोल्स डिवाइड बाय मोल्स ही होते हैं उसमें भी। है ना? ठीक है, चलो, कोई बात, चलो। ग्राफ क्या होगा, ये होगा ग्राफ, ग्राफ भी ड्रॉ कर लो जल्दी से।
यही टोटल वाले की भी यही लाइन होगी। क्वेश्चन लिखो। बहुत कंफ्यूज कर दिया, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया। चलो क्वेश्चन लिखो, मुझे भी कंफ्यूज कर दिया। हाँ नहीं नहीं नहीं, मैं ये कंफ्यूज हो गया, आपका क्वेश्चन क्या है, आप क्या पूछना क्या चाह रहे हो क्वेश्चन। पी नॉट जीरो क्यों है? पी नॉट जीरो कहाँ लिखा मैंने? क्या क्या बोला? चलो चलो क्वेश्चन लिखो। पी नॉट जीरो क्यों है? अच्छा पीबी बेटा, अरे यार आपने लेट ज्वाइन किया क्या? पीबी जीरो क्यों है? क्योंकि ये नॉन वॉलेटाइल है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, ये बी। ठीक है, ये केस टू का ग्राफ है, ड्रॉ किया है ये जो मैंने, बी वाली लाइन हटा दी ना। ओह सॉरी, चलो केस सेकंड है ये, ठीक है, जिनको डाउट होगा। हाँ हाँ, ये केस सेकंड का ग्राफ है। यार थोड़ा बहुत प्रेजेंस ऑफ माइंड रखा करो यार। अच्छा, समझ में तो आ गया ना मैं क्या बताना चाह रही हूँ? समझ गए? ठीक है। हाँ, ये केस टू का ग्राफ बनाया है मैंने, यही क्योंकि केस टू में ही आपको पता है ना कि पीटी जो है वो पीए के बराबर है, मतलब यही वाली लाइन पीटी है। ठीक है, क्वेश्चन लिखो चलो। 6 ग्राम यूरिया, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो क्वेश्चन। 6 ग्राम यूरिया dissolved in 6 gram urea dissolved in 90 gram of water, dissolved in 90 gram of water. Calculate relative lowering in vapor pressure. Calculate relative lowering in vapor pressure. करो करो कैलकुलेट करो। वेरी गुड। पता नहीं यार, मुझे मुझे पता होता तो मैं आपको थोड़ी पढ़ा रही होती फिर। दोनों, ये रहे यूरिया। आ गया होगा आंसर ना, ऑनलाइन बैठे हुए उनका तो। हाँ आदिश का आ गया आंसर। हाँ 1:1 बाय 41 नहीं 51, हाँ 1/51 आ रहा होगा आंसर, एक बार चेक करो। हाँ आ गया, निशांत का भी आ गया आंसर। बाकी आप लोग क्या कर रहे हो? अरे किया है नहीं किया कैलकुलेट, ये बताओ। कर लोगे कैलकुलेट? ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसका तो सॉल्यूशन नहीं बताऊं, किसी को डाउट हो तो ही बताऊं। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के बराबर है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट यहाँ पे क्या है? यूरिया है सॉल्यूट। यूरिया का मास डिवाइड बाय यूरिया का मोलर मास डिवाइड बाय वही मोल्स ऑफ यूरिया प्लस मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, कर लोगे कैलकुलेट। नेक्स्ट, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान से सुनो, इस फॉर्मूला में आपको इतनी चीज ध्यान में रखनी है कि एग्जामिनर, आप एग्जाम में यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे कि पीए पहले आता था एग्जाम फॉर्मूला में या फिर पीए नॉट पहले आता था। यहाँ पे तो सब समझ में आता है कि हाँ 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 ये तो समझ में आ गया। जब एग्जाम में फॉर्मूले पे इस क्वेश्चन आएगा ना, आपको क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा, हाँ ये तो पता है हमें। लेकिन जब ये फॉर्मूला लिखने लगोगे ना तब कंफ्यूज हो जाओगे कि पीए माइनस पीए नॉट था या फिर पीए नॉट माइनस पीए था। पहला कंफ्यूजन यहाँ होता है। दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी है कि आपको
क्वेश्चन की लैंग्वेज से पता करना है कि पीए नॉट क्या है और पीए क्या है। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज से आपको पता करनी है, इसीलिए मैंने पी और पीए नॉट इतना क्लियर करवाया है आपको। आ गया, उसके बाद अब वो मास पूछे, कुछ भी पूछे आपसे, आप इजीली बता दोगे। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट भी पूछ सकता है इसमें आपको। हाँ, उसके अलावा पीए नॉट की वैल्यू भी पूछ सकता है आपसे, पीए की वैल्यू भी पूछ सकता है ना, और मोल फ्रैक्शन पूछ सकता है। ये 4 पॉसिबल चीजें जो पूछ सकता है वो आपसे। नेक्स्ट आप हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। इंपॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। हाँ, आवाज नहीं, आवाज नहीं, आवाज नहीं। देखो, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में हम लिक्विड सॉल्यूशन की बात करेंगे। किसकी? लिक्विड सॉल्यूशन की। ये 2 टाइप के होते हैं, आइडियल सॉल्यूशन, एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन। हाँ, आइडियल सॉल्यूशन मतलब कि आइडियल सॉल्यूशन मतलब यहाँ पे जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट होंगे। आइडियल सॉल्यूशन कौन सा होता है? देखो, वैसे तो पता है कि आइडियल कोई होता नहीं है, कुछ आइडियल होता नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर हमें आइडियल सॉल्यूशन की बात करनी है तो यहाँ पे जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट होंगे उन दोनों का सेम पोलर नेचर होगा। ठीक है, उन दोनों में के जो मासेस हैं उनमें भी कुछ खास ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको क्या करना है, एक मेंबर लेना है, उसका नेक्स्ट मेंबर ले लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं एन हेक्सेन की बात करूं, ठीक है, और एन हेप्टेन की बात कर लूं, ठीक है, दोनों ही एल्केन वाले हैं और कार्बन में बस हाँ ज्यादा ज्यादा एक कार्बन का डिफरेंस आप मान सकते हो, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, इन सेम पोलर नेचर मतलब एक एल्कोहल का ले, अगर मिथेनॉल इथेनॉल ले रहे हो आप, ठीक है, मतलब एक ही टाइप का पोलर नेचर होना चाहिए दोनों का, और कार्बन में भी कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, है ना। अगर आप इससे एक कार्बन ज्यादा ले लोगे तो फिर वो आइडियल सॉल्यूशन की कैटेगरी के अंदर नहीं आएगा। यहाँ पे आइडियल सॉल्यूशन जो होते हैं, लिखवाऊंगी मैं पूरा इसके बारे में, अभी सिर्फ सुनना। आइडियल सॉल्यूशन जो होते हैं वो उनके क्या बोलते हैं, कंडीशंस क्या होती हैं कि आप कैसे किसी सॉल्यूशन को आइडियल सॉल्यूशन बोलोगे। तो कंडीशंस पूछी जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आइडियल नॉन आइडियल समझना। ध्यान से सुनो, डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? 0। मतलब क्या? ये डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग क्या है? 0। मतलब कि आपने सॉल्यूट लिया, सपोज 20 ml सॉल्वेंट लिया, 30 ml, आप क्या बोलते हो कितना बन गया आपका सॉल्यूशन? 50 बोलते हो। आपने कभी सोचा है कि क्या 50 से कम भी हो सकता है क्या वॉल्यूम, या फिर उससे ज्यादा भी हो सकता है क्या वॉल्यूम? हो सकता है। ठीक है, हम केमिस्ट्री में जितने भी आपने अभी तक क्वेश्चंस किए हैं वो सब आपने अज्यूम करके किए कि आइडियल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं मतलब भाई जो इनिशियल वॉल्यूम है, सॉरी हाँ, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ ए प्लस इनिशियल वॉल्यूम ऑफ बी, इन दोनों को मिक्स करने के बाद जो वॉल्यूम बन जा रहा है वो इन दोनों के सम के बराबर है। मतलब डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग मतलब वी फाइनल माइनस वी इनिशियल 0 हो जाएगा। ठीक है, समझ लो, डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग 0। आपकी ये क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा कि क्या ये ज्यादा कम भी हो सकते हैं क्या? हाँ, ज्यादा कम भी हो सकता है वॉल्यूम। ठीक है, आप मुझे एक बात बताओ, अगर सपोज आपने यहाँ पे एल्कोहल लिया, यहाँ पे आपने वाटर लिया, ठीक है, आपने दोनों को मिक्स किया। अब पहले इनमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट थी, ठीक है, पहले इनमें जिस लेवल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट थी, दोनों को मिक्स करने के बाद इंडिविजुअल इनमें जितनी थी, मिक्स करने के बाद उतने लेवल वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, समझो, तो उस केस में वॉल्यूम बढ़ जाएगा। या फिर जैसे आपने HCl लिया और H2O लिया, ठीक है, अब दोनों को मिक्स किया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई उनमें। या फिर एल्डिहाइड या कीटोन लिया, वाटर लिया आपने, एल्डिहाइड कीटोन लिया, वाटर लिया, दोनों में इंडिविजुअल में अपने कुछ फोर्सेस थे, दोनों में अपने अपने कुछ इंटरेक्शन थे। जब आपने दोनों को मिक्स कर दिया तो जो सॉल्यूशन में इंटरेक्शन है वो ज्यादा हो गए हैं, समझ रहे हो, सॉल्यूशन में ज्यादा इंटरेक्शन, सॉल्यूशन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई है, ज्यादा इंटरेक्शन हो गए, वॉल्यूम कम हो जाएगा। नहीं नहीं, क्यों? कंटेनर का वॉल्यूम थोड़ी देखते हैं हम, नहीं, हाँ, लिक्विड का वॉल्यूम देखते हैं, तो इंटरेक्शन क्या हो जाएंगे? ज्यादा हो जाएंगे, मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे, वॉल्यूम कम हो जाएगा।
पर यहाँ पे इंटरेक्शन तो भाई यहाँ पे सेकंड पॉइंट वही मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को कि यहाँ पे ए और ए में जो इंटरेक्शन था पहले और बी में जो इंटरेक्शन था वो अब ए और बी में जो इंटरेक्शन है उसके बराबर है, समझ रहे हो? इसीलिए यहाँ पे जो नेट वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग है वो क्या है, 0 है। आई बात समझ में? ए और ए में जो इंटरेक्शन था, बी और बी में जो इंटरेक्शन था, ए और बी जब दोनों मिले ना तब भी उनमें वही इंटरेक्शन है। जब नया इंटरेक्शन उनमें डेवलप हुआ ना ए और बी में, तब भी वही इंटरेक्शन है। ऐसा नहीं है कि कुछ ज्यादा ही क्लोज आ गए। अगर ए और बी कुछ ज्यादा क्लोज आ जाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, ए और बी दूर दूर चले जाएंगे तो वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा। क्लियर हुई ये बात? ठीक है, तो यहाँ पे ये इंटरेक्शन की बात कर दी मैंने। उसके बाद इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग क्या होगा यहाँ पे, 0। इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग मतलब ए और ए के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको क्या चाहिए होगी, यहाँ पे एनर्जी देनी पड़ेगी। बी और बी के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन जब ए और बी में इंटरेक्शन फॉर्म होंगे तब एनर्जी रिलीज होगी, समझ रहे हो? तो जो नेट चेंज इन एंथैल्पी है वो क्या होगी, 0 होगी। क्लियर हो गई बात? ठीक है। उसके बाद अगर मैं चेंज इन एंट्रोपी की बात करूंगी, वो चाहे आइडियल हो नॉन आइडियल हो, दोनों में ही एंट्रोपी बढ़ेगी क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ जा रहे हैं। सॉल्यूट के सॉल्वेंट दोनों ऐड कर रहे हो, सॉल्यूशन के अंदर मॉलिक्यूल्स बढ़ गए, एंट्रोपी मतलब रैंडमनेस बढ़ गई। ठीक है। डेल्टा जी की बात करूंगी तो दोनों अगर फिजिबल होती कोई सी भी रिएक्शन तो वो क्या होता है, डेल्टा जी नेगेटिव होता है, आपको पता होगा ये। ठीक है, तो आपको बोल दिया जाए, ध्यान क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा, या तो आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन में दे देगा वो कि व्हाट आर आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, ठीक है, और उनके एग्जांपल्स बताओ। पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा आपको वो बोल सकता है तो आपको यूं नहीं कि आइडियल सॉल्यूशन में कुछ थ्योरी लिख के आ गए, ये पॉइंट्स भी जब तक मेंशन नहीं होंगे आंसर गलत है। ये ऐसे पॉइंट्स बना बना के लिखना वहां पे, ऐसे के ऐसे पॉइंट्स। और वो थ्योरी मैंने जो बताई अभी कि भाई दोनों का जो सेम पोलर नेचर होना चाहिए, है ना, वो भी लिखना है, वो मैं लिख, ठीक है, वो लाइन लिखनी है। उसके बाद ही कंडीशंस लिखनी है। बहुत बार पूछा गया आइडियल नॉन आइडियल में डिफरेंस, बहुत बार पूछा गया है। अब नॉन आइडियल में आपको क्या लिखना, अब आइडियल नॉन आइडियल का आएगा, आइडियल में वो लाइन लिख देना, एग्जाम्पल मेंशन करना, उसके बाद ही पॉइंट्स लिख देना। नॉन में वो लाइन जो अभी स्टेज में बताऊंगी कि भाई दोनों में पोलर डिफरेंस, क्या बोलते हैं, पोलैरिटी में डिफरेंस होता है, वो लाइन लिख के एग्जाम्पल्स लिखना है। दो दो एग्जाम्पल्स याद रखने हैं सबके। अभी मैं पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन बताऊंगी, जो भी जितने भी टाइप के मिक्सचर जो भी एग्जाम बताऊंगी ना आपको टर्म, सबके एग्जाम्पल दो दो तो याद होने ही चाहिए मिनिमम। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में बताया यहाँ पे क्या होता है, डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग 0 नहीं होती, समझ रहे हो? यहाँ पे क्या होगा, मतलब कि या तो वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा सॉल्यूशन का या वॉल्यूम कम हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपको पता है कि जो ए के बीच में इंटरेक्शन थे और जो बी के बीच में इंटरेक्शन थे वो बराबर नहीं है ए बी के इंटरेक्शन से, समझ गए? उसके बाद यहाँ पे डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग क्या होगा, नॉट इक्वल्स टू 0, समझ रहे हो? यहाँ पे अलग इंटरेक्शन बनेंगे, अलग वो एंथैल्पी चाहिए होगी। उसके बाद ये दोनों तो यहाँ पे भी सेम रहेंगे, एंट्रोपी यहाँ पे भी बढ़ेगी और डेल्टा जी यहाँ पे भी नेगेटिव होगा। नोट डाउन कर लो जल्दी से, इन दोनों में एक एक लाइन लिखवा दूंगी। पहले आइडियल सॉल्यूशन हेडिंग डाल के इसमें एक लाइन लिख लो। आइडियल सॉल्यूशन जिन्होंने ये लिख लिया है तो वो यहाँ नीचे ही लाइन लिख लेना, जिन्होंने ये भी लिख लिया है वो नीचे लाइन लिख देना, और जिन्होंने नहीं लिखा है वो तो लाइन लिखेंगे। सबसे पहले आइडियल सॉल्यूशन में लिखेंगे आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म, आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म, आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म when compounds have nearly same polar nature, compounds मतलब components है ना, have nearly same polar nature and almost same size will form ideal solution, and almost same size will form ideal solution। ठीक है, एग्जाम्पल लिखो। एंड टॉलिन, दो एग्जाम्पल तो याद होने ही चाहिए।
वो आप याद कर लेना, सोच लेना। बेंजीन एंड टॉली, कोमा कर, मीथेनॉल एंड इथेनॉल, कोमा करो, मिथाइल क्लोराइड एंड इथाइल क्लोराइड एक्सेट्रा। और ये एल्केन वाला भी याद रह जाए तो लिख देना, ठीक है। ये सारा हो गया। उसके बाद नॉन आइडियल में लिखो लाइन लास्ट, मीथेनॉल एंड इथेनॉल और मिथाइल क्लोराइड एंड इथाइल क्लोराइड, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, ये आइडियल सॉल्यूशन वाली चीजें लिखनी है। उसके बाद जिन्होंने नहीं लिखी है इतनी स्पेस छोड़ दो, नॉन आइडियल में लाइन लिख लो पहले। नॉन आइडियल लो, it is form when sound, अच्छा आवाज कट रही है, वॉइस कट रही है क्या आपकी? ठीक है, हाँ इसमें लिखेंगे it is form when components have different polar nature, when components have different polar nature, for example alcohol and water, for example alcohol and water, comma स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वाटर, स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब अब समझ गए ना, लिख लेना अपने दिमाग से, कोई सा भी स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वाटर, कॉमा वाटर प्लस बेंजीन, वाटर प्लस बेंजीन, कॉमा वाटर प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 एक्सेट्रा। ठीक है, ये नोट डाउन कर लिया हो जल्दी से, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव डेविएशन पूछा जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन भी। हाँ हाँ लिख दो, नोट डाउन कर लो। हाँ अभी आएगा, अभी पॉजिटिव नेगेटिव में आएगा। हाँ जी, कौन सा? नेगेटिव दोनों में ही नेगेटिव है। ठीक है, उसके बाद में हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। फर्स्ट लिखो पॉजिटिव, हाँ नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो कि क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव डेविएशन, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो कि क्या कर रहे हैं, नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, ज्यादा बाहर तो नहीं चला गया? ठीक है, अच्छा हाँ कट जाती ना कभी कभी तो फिर कोई बात नहीं, आप बता देना, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगी। हाँ वॉइस क्लियर नहीं आ रही ना आपको? वॉइस ठीक है, वॉइस नहीं नहीं नहीं, ज्यादा मत दिमाग लगाओ, ठीक है। हाँ, टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन कब शो करते हैं? नॉन आइडियल के हैं टाइप्स, आइडियल तो हो गया, नॉन आइडियल के टाइप्स। नॉन आइडियल पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन देखो, नॉन आइडियल जो सॉल्यूशन होते हैं वो राउट लो फॉलो नहीं करते। राउट स्लो क्या है, पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स है ना, तो वो नॉन आइडियल ये फॉलो नहीं करते। अगर वो पॉजिटिव डेविएशन मतलब पीबी क्या होगा, पीबी नॉट एक्स बी के। राउट स्लो में पॉजिटिव डेविएशन मतलब फर्स्ट ही कंडीशन होगी, अभी ध्यान से सुनो ऐसा क्यों हुआ है, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन कब बोलोगे,
ध्यान से सुनना, पॉजिटिव नेगेटिव में एग्जाम में 110% कंफ्यूज होना ही है, तो आप ना हो 110% को 0% करो। उसके लिए क्या होता है पॉजिटिव डेविएशन? पॉजिटिव डेविएशन कब होता है? मतलब जब आपने सॉल्यूट और सॉल्वेंट में जो इंटरेक्शन है, जब आपने दोनों को मिक्स किया तो उनमें उतना स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। सुनो ध्यान से, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट में कोई इंटरेक्शन है, जब आपने दोनों को मिक्स किया, तब उनमें तब क्या बन गया? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में ए और बी के बीच में उतना स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। उतना स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन नहीं होगा तो आप मुझे एक बात बताओ, पहले उनमें स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन था इंडिविजुअली, तो उनकी वेपर्स बन रही होंगी। अब जब दोनों को मिक्स कर दिया तो दोनों में इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, मतलब अभी दूर दूर है मॉलिक्यूल्स, दूर दूर है, तो उनका वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का ज्यादा होगा। किसके रिस्पेक्ट में? जो पहले इनिशियली था। समझ रहे हो? ये चीज क्लियर हुई? ये चीज यहाँ पे क्लियर क्या बताया मैंने आपको कि सपोज यहाँ और यहाँ पे कोई बी है, ए सॉल्यूट सॉल्वेंट है, ठीक है। अब आपने यहाँ ए प्लस बी कर दिया। ए में जो है बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थे मॉलिक्यूल, मतलब मान लो कि बहुत एकदम बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थे, है ना। जैसे कि सपोज इथेनॉल हो गया, इंडिविजुअली भी इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। वाटर हो गया, है ना, इंडिविजुअली भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। लेकिन जब आपने दोनों को मिक्स किया ना, जब आपने दोनों को मिक्स किया, तब इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं बना जितना इनमें इंडिविजुअली था। समझ रहे हो? तो मॉलिक्यूल्स यहाँ जो पास पास थे, मॉलिक्यूल्स यहाँ जो पास पास थे, अब मॉलिक्यूल्स क्या हो गए? थोड़े से दूर है, क्योंकि इतना ए और बी में इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ, मतलब ए और ए का जो इंटरेक्शन है और बी का जो इंटरेक्शन है, और ए और बी का जो इंटरेक्शन है वो क्या है? कम है। कम है ए और बी का इंटरेक्शन, ए और बी का इंटरेक्शन कम है, तो ए और बी का वेपर प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। ए और बी का जो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर हो क्या होगा? ज्यादा होगा। मतलब अभी यहाँ पे पी ए ज्यादा होगा, पी ए नॉट एक्स ए के बराबर होना चाहिए था। सॉल्यूशन में पी ए नॉट एक्स ए के बराबर होना चाहिए था, लेकिन अब यहाँ पे पी ए ज्यादा हो गया। क्यों? मॉलिक्यूल दूर दूर चले गए हैं अब। समझ रहे हो? तो यहाँ पे इंटरेक्शन की बात मैंने बता दी। पॉजिटिव डेविएशन में यही आपको ध्यान से एग्जाम में दिमाग लगाना कि पॉजिटिव डेविएशन बोला है मतलब मॉलिक्यूल दूर दूर चले गए हैं। मॉलिक्यूल दूर दूर चले गए हैं तो वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग भी क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा। पहले कुछ वॉल्यूम था, बाद में कुछ वॉल्यूम है, अब दोनों को मिक्स किया, दोनों के मॉलिक्यूल दूर दूर चले गए, तो वॉल्यूम क्या हो गया? इंक्रीज हो गया, स्लाइट इंक्रीज हो गया, ठीक है। उसके बाद डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग भी क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ठीक है। और बाकी की तो ये दो कंडीशन तो ये पे ऐसी की ऐसी हैं। सिमिलर यहाँ पे अगर मैं बात करूं नेगेटिव डेविएशन की, नेगेटिव डेविएशन में पी ए क्या होगा? लेस देन होगा पी ए नॉट एक्स ए के, और पी बी क्या होगा? लेस देन होगा पी बी नॉट एक्स बी के। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे जो ए और ए में इंटरेक्शन थे और जो बी और बी में इंटरेक्शन थे वो क्या हो गए? कम हो गए। किससे? ए और बी के इंटरेक्शन से। समझे ये कि क्या हुआ? अब यहाँ पे ए और बी में ज्यादा इंटरेक्शन, मतलब जैसे पहले आपके पास में HCl था और वाटर था, ठीक है। अब आपने जब दोनों को मिक्स किया, दोनों में ज्यादा इंटरेक्शन हो गया है, ठीक है। ज्यादा इंटरेक्शन हो गया है तो मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे? पास पास आ जाएंगे, तो डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग क्या हो जाएगी? लेस देन 0। और सिमिलरली जो इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग भी क्या हो जाएगी? लेस देन 0। नोट कर लो जल्दी से ये। डेल्टा जी दोनों में नेगेटिव होगा, डेल्टा एस दोनों में पॉजिटिव होगा, ठीक है। एग्जाम्पल्स भी लिखवा दूंगी अभी। पॉजिटिव डेविएशन के लिख लो पहले। वाटर बेंजीन, वाटर टॉलिन, याद होने चाहिए ये एग्जाम्पल। और लिख लो वाटर एल्कोहल, एल्कोहल बेंजीन,
ये एग्जाम्पल्स आपको आगे भी काम आने वाले हैं, मिनिमम और मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप में, तो ये याद में रखना ये एग्जाम्पल। अभी बता दूंगी कहाँ पे कैसे क्या काम आएंगे। क्लोरोफॉर्म एसीटोन और स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वाटर। अच्छा, सिलेबस फिर कब होगा कंप्लीट? पता है ना 15 तो आ गई है। हमारे पास कितना टाइम है? 15 डेज हो रहे हैं। अब अगर मैं नेक्स्ट मंथ ऑर्गेनिक का ही देखूं तो 15 डेज में इतने सारे चैप्टर्स कैसे कंप्लीट करवा पाऊंगी मैं? हाँ, तो फिर जल्दी थोड़ा सा स्पीड में तो रहना पड़ेगा हमें। हाँ, अरे बेटा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो, आइडियल सॉल्यूशन हो, डेल्टा जी मतलब क्या होता है? फिजिबिलिटी होती है। मतलब कोई अगर रिएक्शन हो रही है, कोई प्रोसेस अगर नेचर में फिजिबल है, तो उसके लिए डेल्टा जी क्या होता है? नेगेटिव होता है। हाँ, इंथैल्पी का मुझे बताओ रीजन। या देखो, इंथैल्पी का आप इंटरेक्शन से बता सकते हो यहाँ पे रीजन, कि ए और ए में ज्यादा इंटरेक्शन हो गए, बी और बी में ज्यादा इंटरेक्शन हो गए, मतलब यहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएट करने के लिए मुझे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे कम एनर्जी देनी पड़ेगी, जिस वजह से नेट डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा। हाँ, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे एजोट्रोपिक मिक्सचर। इंपॉर्टेंट भी ये चीजें, पॉजिटिव डेविएशन में ये सब याद तो सबको रह जाएगा, पर ये याद नहीं रहेगा कि पॉजिटिव का साइन था किधर, इधर पॉजिटिव है या इधर पॉजिटिव है। समझ रहे हो? एग्जाम में यही कंफ्यूजन होने वाला है। ये सब चीजें ये सब याद रह जाएंगे। डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग है, डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग, वो तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है। आधे से स्टूडेंट होंगे जिनको ये समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पे जो साइन था वो ऐसा लगना था पॉजिटिव डेविएशन में या फिर इसका ऑपोजिट लगना था। ये कंफ्यूजन हो जाएगी। तो जिसका कंसेप्ट क्लियर होगा ना, वो कर जाएगा एग्जाम में, कि पॉजिटिव डेविएशन मतलब भाई ज्यादा वेपर बन रही है, ज्यादा वेपर बन रही है, मतलब मॉलिक्यूल दूर दूर चले गए होंगे, है ना? ये कंसेप्ट रखना अपना दिमाग में। डालेंगे एजियोट्रोपिक मिक्सचर, अभी बताती हूँ मैं। अरे यार, ये क्या हो रहा है? ठीक है, इसमें आप लिख लेंगे, पहले तो एक लाइन लिख लो, इसमें हेडिंग डालो एजियोट्रोपिक मिक्सचर। व्हेन लिक्विड्स ऑफ एजियोट्रोपिक मिक्सचर, हेडिंग डालो, उसमें लिखो इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लो। आइडियल, नॉन आइडियल, पॉजिटिव, नेगेटिव टॉपिक में क्वेश्चन बहुत चांसेस है बन सकता है। वो इन तीनों में आपकी किस्मत है, तीनों में से किसके बारे में पूछ ले वो। लिखो, व्हेन लिक्विड्स ऑफ टू डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, व्हेन of two different boiling point mixed together, when liquids of two different boiling points fixed ratio, mixed together in fixed ratio, complete mixture, boil at fixed temperature. Mixture is known as azeotropic mixture. कोमा लगा के लिख लो, mixture is known as azeotropic mixture। मतलब कोई क्या बात बोली है इसने? तो ऐसा कुछ नई बात तो बोली नहीं। एजोट्रोपिक मिक्सचर क्या होते हैं कि यहाँ पे कंपोनेंट है, उनके अपने अपने कोई बॉइलिंग पॉइंट है, जब आपने दोनों को मिक्स कर दिया तो फिर उसका एक फिक्स बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, ये बात बोली है। एजोट्रोपिक मिक्सचर की डेफिनेशन भी पूछी जाती है, यही लिख के आना है। ठीक है, जब कोई दो लिक्विड्स हैं, उनके अपने अपने बॉइलिंग पॉइंट हैं, जब आपने दोनों को मिक्स कर दिया दे विल बॉइल एट अ कांस्टेंट या फिर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, उस टाइप के मिक्सचर्स को हम बोलते हैं एजियोट्रोपिक मिक्सचर। उसके बाद में हाँ, सेम कॉम्पोजिशन, ये मैंने लिखा है क्या क्या सेम? अच्छा, सेम कॉम्पोजिशन मतलब मैंने आपको बताया था ना, होमोजीनियस यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। मतलब यहाँ पे ये अगर सपोज ये आपने क्या और शुगर का सॉल्यूशन लिया, ठीक है, अब आप यहाँ से 1 ml निकाल लो,
और या फिर यहाँ से आप निकालो, दोनों में ही जो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स होंगे ना वो क्या होंगे, सेम होंगे। अगर यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल निकले तो यहाँ पे भी 2 ही होंगे उतना है उसमें, और जो एक यूनिफॉर्मली सॉल्यूट डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है सॉल्वेंट के अंदर। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट पॉइंट, एजोट्रोपिक मिक्सचर, ब्रैकेट में लिखो ऑफ एजोट्रोपिक मिक्सचर, एजोट्रोपिक मिक्सचर लिखो नेक्स्ट पॉइंट करके, ब्रैकेट में लिखो कंपोनेंट्स ऑफ एजोट्रोपिक मिक्सचर, ब्रैकेट क्लोज, कैन नॉट फ्रैक्शनल एजोट्रोपिक मिक्सचर। अच्छा वॉइस, पता नहीं वॉइस कैसे इशू आ रहा है, मुझे लग रहा है शायद तक, रुको, हाँ 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 आ रही हूँ मैं, 1 मिनट। वॉइस आ रही है, ये आपको तो आ ही रही होगी, वॉइस आ रही है, ठीक है, हाँ 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 ठीक है। हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ एजोट्रोपिक मिक्सचर, हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ एजोट्रोपिक मिक्सचर। हाँ यही 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 मैंने लास्ट यही टॉपिक यही पॉइंट बताया था आपको। अच्छा डेफिनेशन वापस से रिपीट करवाऊं, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, स्टार्टिंग से लिखो, एजियोट्रोपिक मिक्सचर, हेडिंग डालो उसमें लिखो व्हेन लिक्विड्स ऑफ, ऑनलाइन वाले बच्चों को नहीं लिखवाया ना, ठीक है डेफिनेशन लिखो, हेडिंग डालो एजियोट्रोपिक मिक्सचर, इसमें डेफिनेशन लिखो व्हेन लिक्विड्स ऑफ टू डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, व्हेन लिक्विड्स ऑफ टू डिफरेंट, हाँ अरे लिखवा रही हूँ ना डेफिनेशन तो लिखो, एजियोट्रोपिक मिक्सचर में लिखो व्हेन लिक्विड्स ऑफ टू डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट mixed together in a fixed ratio, कॉमा करके लिखो, complete mixture will boil at particular temperature, complete mixture will boil at particular temperature is known as azeotropic mixture। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मैंने आपको लाइन लिखवाई थी, नेक्स्ट इसमें लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट बना के एजोट्रोपिक मिक्सचर में ब्रैकेट में करके कंपोनेंट्स ऑफ एजोट्रोपिक मिक्सचर, फिर ब्रैकेट क्लोज, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, आप सब भी लिखो आइडियल सॉल्यूशन, हाँ अच्छा क्या लिखवाया था मैंने आपको, टाइप्स ऑफ एजोट्रोपिक मिक्सचर लिखो, ठीक है
टाइप्स ऑफ एजोट्रोपिक मिक्सचर लिखो, अब हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ एजोट्रोपिक मिक्सचर। एजोट्रोपिक मिक्सचर क्या बताया मैंने आपको कि दो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जिनका खुद का ही कुछ बॉइलिंग पॉइंट है। जब आपने उनको मिक्स कर दिया तो सॉल्यूशन का एक पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरी चीज बहुत ही इजी है, ये टाइप्स में क्या है, एक तो होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप और एक होता है मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप। मैक्सिमम वाले बॉइलिंग एजोट्रॉप कौन होते हैं, विच शोज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ, वो मैक्सिमम वाले बॉइलिंग एजोट्रॉप बोलते हैं। और मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप विच शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ, उल्टा होता है यहाँ पे। ठीक है, और एग्जाम्पल जो नेगेटिव वाले का था वही आप मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप का एग्जाम्पल लिखोगे और वाइस वर्सा लिख लो। फर्स्ट लिखो मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप, फर्स्ट इसमें लिखो टाइप्स ऑफ एजोट्रॉपिक मिक्सचर में मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप। यही बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन कि एजोट्रॉपिक मिक्सचर उसके टाइप्स, बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, इनकी डेफिनेशन लिखवाते हैं, वो पूरा पूछा जाएगा। तो आप लिखो मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप में the mixtures which shows positive deviation from Raoult's law called minimum boiling azeotrope, इसी में लिखो नेक्स्ट पॉइंट बना के, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजोट्रोपिक मिक्सचर is less than boiling point of liquid। ठीक है, एग्जाम्पल कौन से वाले लिखोगे, पॉजिटिव डेविएशन वाले लिख लो। एग्जाम्पल लिखो वाटर प्लस एल्कोहल। ध्यान रखना यहाँ पे उल्टा होता है, मिनिमम वाले पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं राउट्स लॉ से। ये लाइन आपके आंसर में नहीं होगी, मार्क्स नहीं मिलेगा। पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ, ये लाइन जब तक आपके आंसर में नहीं होगी मार्क्स नहीं मिलेगा इस क्वेश्चन के आंसर में। और एग्जाम्पल तो होना ही चाहिए, एग्जाम्पल पॉजिटिव डेविएशन वाले यहाँ के यहाँ उतर के आ जाएंगे। एग्जाम्पल जो मैंने आपको पॉजिटिव डेविएशन में लिखवाया ना, वो वाले एग्जाम्पल यहाँ पे लिख लो, दो एग्जाम्पल जो पॉजिटिव डेविएशन में लिखवाए हैं। लिख लो वाटर प्लस एल्कोहल लिख लो, वाटर प्लस बेंजीन लिख लो। ठीक है, सेम आपको सेकेंड मैक्सिमम, मैंने ये बात बताई है, ये जो मैं स्टेटमेंट बता रही हूँ ना वो आंसर में होना चाहिए, तभी मार्क्स मिलेगा। सेकेंड लिखो मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, प्रीवियस ईयर वाले पेपर्स निकाल के देखना, बहुत बार पूछा गया ये। मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप में लिख लो द मिक्सचर which shows negative deviation from Raoult's law are called maximum boiling azeotrope। नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजोट्रोपिक मिक्सचर। नेक्स्ट पॉइंट बना के बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजोट्रोपिक मिक्सचर is greater than boiling point of liquid, एग्जाम्पल ये दोनों लिख लो। हाँ, नेगेटिव डेविएशन के एग्जाम्पल लिख लो मैक्सिमम वाले में। ये यहाँ पे ध्यान रखना ऑपोजिट होता है। ठीक है, डायग्राम भी बनाएंगे अभी हम। अरे एक मिनट, मैंने पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन के डायग्राम बनाना तो रह ही गया, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे लिखो, अभी बता देती हूँ। हाँ, पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन जहाँ पे आपने नोट करके लिख रखा है ना, वहां पे ये ग्राफ बना लो, ये ग्राफ भी बना के आना है एग्जाम में।
पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन में जो मैंने आपको, अरे यार ये क्या कर दिया, आपको क्या बताया था, ग्राफ इस तरह से था, ठीक है, और इस तरह से था। पॉजिटिव डेविएशन मतलब पॉजिटिव में, राउट स्लो के पॉजिटिव में, मतलब यहाँ इस तरह से, ये भी पीए क्या होगा यहाँ पे इस तरह से, ये जो शेडेड वाला है ना, ये क्या बता रहा है, पॉजिटिव डेविएशन। आवाज नहीं, अब वो यहाँ पे सारा कुछ लिख लेना, मोल फ्रैक्शन, वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन वाला ग्राफ। और सिमिलरली यहाँ पे ये ग्राफ भी आते हैं, ये ग्राफ भी बनाने होते हैं। नेगेटिव डेविएशन मतलब यहाँ नीचे से लाइन जाएगी यहाँ पे, समझ गए, ये हो गया वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का ग्राफ। पूरा ही लिखना है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पूरा जो एक्स ए आप आंसर लिखोगे ना एग्जाम में, यहाँ पे लिखना आप कि एक्स ए क्या था, एक्स बी क्या था, एक्स ए क्या था, कौन सी लाइन कौन सी पे जा रही है, ठीक है, वो सारा कुछ लिखना है। जैसे यहाँ पे मैंने बताया था पी ए नॉट था, यहाँ पे क्या था, पी बी नॉट है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक्स ए की वैल्यू 1 है, एक्स बी की वैल्यू 0, ये पूरा लिख के आना है एग्जाम में, यूं नहीं कि बस ये ऐसे बना के आ गए, मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। ये टोटल प्रेशर वाली लाइन है, ये भी टोटल प्रेशर वाली लाइन है ना, ये जो है ये पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए वाली लाइन है, ये ग्राफ आपको आना चाहिए, ठीक है, ये दोनों बना लेना जिस अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे बताया है। एक्स बी 1 है, एक्स ए की वैल्यू 0 है, ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी वही बना लेना, ठीक है, ग्राफ हो गए। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा ठीक है, ग्राफ अभी बना दो, ठीक है, बना लो जल्दी से। पहले वाला जैसे बताया था ना वैसे ही बनाना है। एजोट्रोप तो बेटा मिक्सचर हो गए, यहाँ पे तो क्या था, ये पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन शो कर रहे हैं, तो वहां पे यहाँ पे हमने ग्राफ बना के बता दिया, ठीक है। हाँ वॉइस में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही होगी आपको, हाँ बैटरी चेंज करवाई, ठीक है, कोई एजोट्रोपिक का कोई ग्राफ व्राफ नहीं है, बस ये ध्यान में रखना, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम लाउड स्लो, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम लाउड स्लो, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में, अगर टॉप प्रायोरिटी पे रखना है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को रखेंगे हम, जितने स्टार लगा सको इस चैप्टर में से, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आना कंफर्म है। सारा इंपॉर्टेंट बता रही हूँ मैं, बहुत सारा इंपॉर्टेंट हो गया क्या, क्यों कंसंट्रेशन टर्म का मैंने नहीं बोला था कि इंपॉर्टेंट है, वो तो मैंने बताया था कि आगे काम आएंगी है, ठीक है, बाई चांस अगर क्वेश्चन आ गया तो ऐसा नहीं है, बाई चांस अगर रेयरली क्वेश्चन आ गया तो ऐसा नहीं। अच्छा कौन सी मैंने बताया था, मोललिटी कैलकुलेट करना चाहिए, मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना चाहिए, तो वो सब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में काम आएगा, ठीक है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में लिखो डैश करके, द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन which depends on वापस से बता रही हूँ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में डैश करके लिखो, प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन which depend on number of solute particle, which depend on number of solute particle and do not depend on chemical nature of solute particle, and do not depend on केमिकल नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। उसको कोई मतलब नहीं है कि आपने सॉल्यूट में कैसा वाला मतलब लिया है, कौन सा सॉल्यूट के लिया है, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि कितने सॉल्यूट पार्टिकल है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। अब कौन से का सॉल्यूट का पार्टिकल है उससे कोई मतलब नहीं होता, किसको मतलब नहीं होता, इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को मतलब नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें से एक न्यूमेरिकल कंफर्म है, लिख भी लो इवन कि एक न्यूमेरिकल आएगा, लिखो इसमें टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में फर्स्ट लिखो रिलेटिव लोवरिंग
इन वेपर प्रेशर, दूसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, नेक्स्ट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और फोर्थ है ऑस्मोटिक प्रेशर। आएगा, ठीक है। हाँ तो पढ़ के जाना, आएगा क्वेश्चन, ठीक है। नहीं आया तो इसका मतलब ये नहीं कि पेपर छोड़ के कि चलो पहले मैम से लड़ने चलते हैं अपन, उसके बाद में देखेंगे। हाँ वहाँ यहाँ अलग ही लड़ाई हो रही है अपनी, है। अच्छा, क्या क्या? हाँ उसी में से ही आएगा पेपर, जो मैं पढ़ा रही हूँ उसी में से ही आएगा, कोई अलग से नहीं आएगा। अच्छा नहीं नहीं नहीं, ऐसे वादे वादे नहीं करती मैं। ठीक है चलो, हाँ आवाज नहीं आवाज नहीं आवाज नहीं, ठीक है। हाँ इसी में लिख लो आप एक पॉइंट, कंडीशन फॉर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कंडीशन फॉर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मतलब जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की हम बात करते हैं तब हम दो कंडीशन अज्यूम करके चलते हैं इन चारों के केस में। कंडीशन फॉर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेशन, ये दो चीजें अज्यूम करके चलते हैं, बार बार मैं रिपीट नहीं करवाऊंगी, तो आप लोग दिमाग में रखना। फर्स्ट, सॉल्यूशन शुड बी डाइल्यूट, सॉल्यूशन शुड बी डाइल्यूट, सॉल्यूशन शुड बी डाइल्यूट। उसके बाद सेकंड लिखो, सॉल्यूट शुड बी नॉन वॉलेटाइल, सॉल्यूट शुड बी नॉन वॉलेटाइल। अब मैं जिस भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करूंगी, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैम सॉल्यूट जो है वो कैसा है, आपको ये बात दिमाग में रखनी है। सॉल्यूट नॉन वॉलेटाइल है, मतलब सॉल्यूट क्या हो सकता है, यूरिया, ग्लूकोज, है ना, यही सब देखने को मिलेगा आपको। उसके अलावा अगर जैसे सॉल्यूट और कुछ हुआ ना, आयोनिक में हुआ या फिर एसिटिक एसिड में हुआ, ये सब में हुआ, तो फिर वांट ऑफ फैक्टर आता है, तो वो सिलेबस से हट चुका है आपका, ठीक है। कहीं पे भी आप आई देखो ना वांट ऑफ फैक्टर, तो मतलब वो वाला क्वेश्चन हट चुका है। वो ये कब आता है वो भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, बस हाँ अभी ध्यान से सुनो। जैसे यूरिया, ग्लूकोज, नॉन आयनाइजेबल वाले हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। नॉन आयनाइजेबल ही डिस्कस करेंगे हम इसमें सब में, जो सॉल्यूट जो नॉन आयनाइजेबल होंगे उन्हीं के बारे में, जैसे यूरिया हो गया, ग्लूकोज हो गया, शुगर हो गया, सुक्रोज, ये सब इनके बारे में ही है ना। बाकी हम एसिटिक एसिड ले रहे हैं एज अ सॉल्यूट, नहीं ये सब नहीं, ठीक है, ये सब नहीं लेंगे, मतलब सिलेबस से हट चुका हो। हाँ फर्स्ट रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर बता दिया था, और रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर याद हो तो मैंने जो केस सेकंड बनाया था जिसमें हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लिया था, तभी आया था ना रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, तभी आया था। और वो आपको पता है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, आपको याद हो तो क्या था, पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। आपको क्या बताया मैंने कि यहाँ पे एक्स बी क्या हो जाएगा, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। आप लोगों को बस एक थोड़ा सा ये बात ध्यान में रखना, अगर कभी मास की कैलकुलेशन बोलते हैं ना, मास ऑफ सॉल्यूट निकालो, तो आप क्या करना कि यहाँ पे एन ए को है ना यू मान लेना कि भाई हाँ ये क्या बोलते हैं, नेग्लेक्ट कर देना इसको, एन ए को क्या कर देना आप, नेग्लेक्ट कर देना, एन ए को क्या कर देना, नेग्लेक्ट कर देना, तो फिर मास की कैलकुलेशन, वरना इतनी बड़ी इक्वेशन कहाँ सॉल्व करोगे, ठीक है। एन ए को नेग्लेक्ट कर देना, तो फिर एन बी अपॉन क्या बच जाएगा, सॉरी एन ए को नहीं, एन बी को नेग्लेक्ट कर देना डिनोमिनेटर में, ठीक है, एन बी को नेग्लेक्ट कर देना डिनोमिनेटर में, ठीक है, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, एन बी अपॉन एन ए। आई बात समझ में? और अगर इजी है तो फिर कर लेना कैलकुलेशन। ये कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं आपसे? फिर हम नेक्स्ट सरफेस केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है सरफेस केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे हम, थियोरेटिकल चैप्टर है। हाँ ये बस ये चार और बता के और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करवा के कल आपकी सरफेस केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी, कल ही स्टार्ट करवाएंगे और तो क्या। हाँ ये दो, आप इतना दूर से आए हैं पढ़ने के लिए, कितने कोटा से ही है यहाँ पे, जो पब्लिक है उसमें कितनी कोटा से है? अच्छा, और बाकी सब बाहर के हो आप लोग? बाकी सब बाहर के हो?
राजस्थान के दूसरी स्टेट का है क्या कोई अदर स्टेट है? अच्छा, वेरी गुड। ठीक है। हाँ हाँ, हम भी राजस्थानी, हम भी राजस्थानी। ठीक है। हाँ, हेडिंग डालेंगे एलिवेशन, आवाज नहीं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, आवाज नहीं, ध्यान से सुनो। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मतलब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को जब सॉल्वेंट के में ऐड कर रहे हो, ध्यान से सुनना एक एक बात। जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड कर रहे हो तो क्या होना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है। क्या हो गया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। पहले जो बॉइलिंग पॉइंट था अब क्या हो गया, उससे इंक्रीज हो गया। ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ एक्चुअल में, क्या हुआ, ध्यान से सुनो। आपको बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन पता है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? अब ऐसा नहीं कि जब लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाता है उसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, है ना। ये तो अभी ये वाली डेफिनेशन नहीं काम आएगी। यहाँ पे आपको ये बात पता होना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट मतलब जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक, देखो जब आप कोई आपने क्या किया, सॉल्यूशन है, जब आप उसको बॉईल कर रहे हो तो उसकी वेपर्स बनेगी, ऊपर से एटमॉस्फेयर भी उस पर प्रेशर लगा रहा है, वेपर्स भी अपना प्रेशर लगा रही है। जैसे ही वो वेपर्स का प्रेशर उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, जैसे ही वो वेपर का प्रेशर उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, उस टाइम पे वो क्या, उस टाइम पे हम क्या बोलेंगे, हाँ ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट आ गया है। उस टाइम पे वो स्केप करेगा, समझ रहे हो, उस टाइम पे, है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या है कि द टेम्परेचर एट विच जो वेपर प्रेशर किसके बराबर इक्वल इक्वल हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। मतलब समझो, इनिशियली तो क्या होगा, जैसे आपका लिक्विड बॉईल हो रहा है तो एटमॉस्फेयर भी उस पर प्रेशर लगा रहा है, ठीक है, अभी बॉईल नहीं हुआ वो। लेकिन जैसे ही और वेपर का जो प्रेशर है वो इंक्रीज हुआ और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, जस्ट बराबर होते ही वो, उसको हम क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब हमने वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का यहाँ पे कर्व ड्रॉ किया तो आपको पता ही है कि वेपर प्रेशर जो है वो टेम्परेचर के साथ में इंक्रीज होगी, वेपर प्रेशर क्या होगी, टेम्परेचर के साथ में इंक्रीज होगी, ठीक है। अब आपको ये, तो ये किसका है, प्योर सॉल्वेंट का मैंने कर्व बनाया है, ठीक है। उसके बाद में जब आप सॉल्यूशन की बात कर रहे हो, जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आपने ऐड कर दिया तो आपको पता है सरफेस पे, सरफेस की जो बात हुई थी, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के पार्टिकल्स ने भी सरफेस पे स्पेस ऑक्यूपाई कर ली थी, जिस वजह से अब वेपर प्रेशर, अब आपको टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा, समझ रहे हो। अब आपको क्या होगा, टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जब आपने ऐड कर दिया सॉल्वेंट के अंदर तो जो सरफेस है, सरफेस पे वोलेटाइल के भी हैं और नॉन वोलेटाइल के भी मॉलिक्यूल्स हैं, है ना। तो पहले जिस टेम्परेचर पे वेपर बन जा रही थी अब आपको क्या करना पड़ेगा, उससे ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा वेपर बनाने के लिए। क्यों, क्योंकि अब सरफेस पे सिर्फ और सिर्फ वोलेटाइल वाले के नहीं, अब नॉन वोलेटाइल वाले के भी फंस गए आके बीच में, क्या पता कोई इंट्रैक्शन ही डेवलप हो जाए कि जाने ही नहीं दे रहे हैं वो आगे उनको। तो अब आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तब जाके अब आपको वेपर्स मिलेंगी। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 180 एम, 180 एम पे ये कुछ टेम्परेचर पे हो रहा है और ये कुछ, ये किसका है, सॉल्यूशन का है। जब हमने ग्राफ प्लॉट किया वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ, तो यहाँ पर इसका जो टेम्परेचर आ रहा था प्योर सॉल्वेंट का वो कितना आ रहा था, टीबी नॉट, और ये इसका कितना आ रहा है बॉइलिंग पॉइंट, टीबी। क्या ज्यादा है, टीबी ज्यादा है कि टीबी नॉट ज्यादा है, टीबी ज्यादा है, टीबी ज्यादा है, टीबी मतलब सॉल्यूशन का ज्यादा है। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट नहीं बोल सकती क्या मैं इसको, क्या हो गया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, समझ गए, सबको क्लियर है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्यों बोला, क्योंकि भाई पहले यहाँ पे था टेम्परेचर, पहले यहाँ पे था बॉइलिंग पॉइंट, अब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है, कब बढ़ा, जब मैंने इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया। क्लियर हो गई ये बात सबको, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। इससे आगे हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे।